अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग ये हमने नोट्स खोल लिए प्रोबेबिलिटी के। और तो ये अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी होते हैं चांसेस, कितने तरीके, कितना कितना चांस है किसी चीज़ के होने का। जैसे हम बोलते हैं आज बारिश होगी, 50% चांस है। 50% इटसेल्फ है क्या, प्रोबेबिलिटी है क्या आज होगी या नहीं होगी। तो चांसेस को कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम सेट्स के हवाले से एक बात करते हैं कि जैसे कि ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब हमारा मेन सेट होता है। उस सेट के अंदर मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं ABCDEF। एक और मैंने उसका सबसेट बनाया है X। सबसेट क्या होता है, एक किसी सेट का पार्ट कह लो आप, या एक दूसरा सेट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है असल में, जो जो मेन सेट के कुछ लेटर से मिल के बना हो। जैसे ये एक सबसेट है ई का, यूनिवर्सल सेट का। तो उसको जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, मेन सेट में से ही दिए गए हैं ना ये। उसी तरह वाई एक सबसेट है, इसके अंदर सी डी ई है। अब अगर मैं बोलूँ कि एक्स, और ये जो साइन मैंने लिखा है इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब होता है कि एक्स सेट, एक्स जो सेट है और वाई सेट में जो कॉमन आ रहे हैं उनका वो बताना। तो इस साइन का मतलब होता है इंटरसेक्शन यानी कॉमन। तो आप एक्स सेट देखोगे, वाई सेट देखोगे, और जो कॉमन आ रहा होगा उसको आप सिर्फ लिखोगे। जैसे एक्स सेट में सी है, वाई सेट में भी सी है, तो आपने सी लिखा। अब जैसे एक्स सेट में डी है, वाई सेट में डी है, तो आपने डी लिखा। तो ये एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर होगा। उसी तरीके से एक और साइन होता है यूनियन। यू की तरह जो साइन होता है उसका मतलब होता है टेक ऑल विदाउट रेपिटेशन। इसका मतलब होता है दोनों सेट्स में जितने भी हैं उन सबको ले लेना बगैर रिपीटेशन के। यानी जो रिपीट हो रहे हैं वो छोड़ दो, जो रिपीट हो रहे हैं एक एक बार सबको ले लो। यानी एक्स सेट में जो होगा, वाई सेट में जो होगा, उन सबको ले लेंगे बगैर रेपिटेशन के। यानी ए, बी, सी रिपीट हो रहा था तो हमने एक ही बार लिया सी को। फिर डी एक ही बार लिया, रिपीट हो रहा था। एन ई, और एफ जो कि था, एफ इसके अंदर नहीं आएगा, गलती से मैंने लिख दिया, एफ इसका पार्ट नहीं होगा। तो ये हमारा होगा यूनियन का आंसर। अब अगर मैं सेट से रिप्रेजेंट करूं, सेट से यानी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, तो वेन डायग्राम किसको कहते हैं। ये जो बॉक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो बॉक्स बनाते हैं, इसका मतलब होता है ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। यानी हमारा ये था यूनिवर्सल, इसको हम बॉक्स के तौर पे लेते हैं। उसके अंदर हम अपने सबसेट बनाते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया एक्स के लिए, एक वाई के लिए बनाया। अब आप देखें तो ये दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये क्यों करते हैं हम, ये हम करते हैं ताकि हम इसके अंदर इंटरसेक्शन लिखें। इंटरसेक्शन का जो हमारा आंसर है वो हम यहाँ लिखें इस सर्कल में। तो अब जो अब हम सेट को फिल करेंगे, वेन डायग्राम को फिल करेंगे, तो यानी एक्स के अंदर हम सिर्फ वो वैल्यूज रखेंगे जो सिर्फ एक्स के अंदर होगी। वेन डायग्राम के अंदर एक्स सिर्फ एक्स के अंदर होगी, यानी कॉमन भी नहीं या जो वाई में है वो भी नहीं, सिर्फ जो एक्स के अंदर होगी सिर्फ वही लिखेंगे। यानी एक्स के अंदर सिर्फ ए था और बी था, सी डी तो कॉमन था ना, यानी सी एक्स में भी था और वाई में भी था, तो हमने इस वजह से नहीं लिखा। और ई तो वाई का पार्ट था तो हमने ए बी लिखा। वैसे ही हम वाई के लिए लिखेंगे, सी तो दोनों में आ रहा था तो नहीं लिखा, डी भी दोनों में आ रहा था नहीं लिखा। वाई में जो सिर्फ वाई का एलिमेंट है वो है ई, हमने ई लिखा। अब हमने इंटरसेक्शन वाले को फिल करा, यानी दो जो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसके बीच में जो हम कॉमन वाले लिखते हैं, जो कॉमन होते हैं, यानी सी और डी दोनों में कॉमन थे तो हमने कॉमन लिखा। अब जो बाहर इन सर्कल के बाहर जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं वो होते हैं यूनिवर्सल सेट के। यानी जो एफ है इसके अंदर वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, यानी वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, वो एक्स और वाई सबसेट का पार्ट नहीं है। अब इसमें से अगर मैं बताऊं कि नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट्स कितने हैं, वैसे तो एक्स में ए और बी हैं इसके अंदर,
लेकिन एक्स के टोटल एलिमेंट्स तो 4 ही है ना, वो तो कॉमन दोनों में आ रहे हैं लेकिन है तो 4 ही। और वैसे ही वाई के 3 होंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई यानी दोनों में जो कॉमन कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे, सी और डी। और एक्स यूनियन वाई मतलब एक्स और वाई में सब मिला के, यानी इंटरसेक्शन भी मिला के सब मिला के एक्स यूनियन वाई होता है, वो 5 हो गए। अब इससे हम एक फार्मूला डिराइव करते हैं कि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई यानी एक्स और वाई में दोनों के एलिमेंट्स और उनके इंटरसेक्शन एलिमेंट्स यानी कॉमन एलिमेंट्स को मिला दें तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट्स आते हैं, यानी एक्स सिर्फ एक्स के एलिमेंट्स और वाई के एलिमेंट्स। सही है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम एन एक्स इंटरसेक्शन वाई को हम वहाँ ले जाएं यानी माइनस करा दें। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स यूनियन वाई, इसका मतलब है कि जो एक्स के एलिमेंट्स होंगे सिर्फ एक्स के, और यानी एक्स और वाई के जो एलिमेंट होंगे उनमें से उन दो के अगर हम कॉमन निकाल दें, जो कॉमन एलिमेंट्स निकाल दें, तो हमारे पास एक्स यूनियन वाई आता है। एक्स यूनियन वाई का जैसे मैंने आपको ऊपर मतलब बताया कि विदाउट ए रेपिटेशन, तो वो इस ही बेस पे बना है फॉर्मूला, यानी या तो वो एक्स का पार्ट होगा या तो वो वाई का पार्ट होगा। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब होता है एक्स और वाई दोनों में मौजूद हो, और एक्स यूनियन वाई का मतलब होता है एक्स या वाई में मौजूद हो। अब आ जाते हैं हम कुछ इवेंट्स के ऊपर जो कि हमारे प्रोबेबिलिटी का पार्ट हैं, जो कि पूछे नहीं जाते लेकिन हमें पता होना चाहिए किस किस टाइप के इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स मतलब कोई भी एक कंडीशन मैं आपको दे दूँ तो उस हिसाब से कुछ होते हैं इवेंट्स। जैसे ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इवेंट का मतलब ये है इवेंट्स विच कैन नॉट occur simultaneously, nothing in common, एंड ए इंटरसेक्शन बी इसके अंदर ज़ीरो होता है। इसका मतलब क्या है, यानी अगर मैं आपको बोलूं कि एक जगह मैं कॉइन को कहने में टॉस कर रहा हूँ और एक जगह मैं डाई को फेंक रहा हूँ। अब मैं बोलूँ कि इन दोनों में कुछ कॉमन है, यानी एक जगह मैं डाई फेंक रहा हूँ एक जगह मैं कॉइन फेंक रहा हूँ, इन दोनों में कोई कॉमन चीज़ है नहीं। उस तो इस इवेंट को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी दोनों के अंदर कुछ कॉमन ही नहीं है और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है यानी इन दोनों में कॉमन जो होता है वो ज़ीरो है। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ए यूनियन एक्स यूनियन वाई बराबर होता है एक्स नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो जब एक्स इंटरसेक्शन अगर मैं इंटरसेक्शन बी बोल दूँ, अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो इसके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर ए यूनियन बी जो होता है वो नंबर ऑफ ए के बराबर और नंबर ऑफ बी के बराबर होता है। यानी प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं आप, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होती है। एग्जांपल जैसे मैंने बताई भी, टॉस अ कॉइन। इक्वली लाइक इवेंट्स, ये इवेंट्स वो होते हैं जिसके अंदर आपके पास इक्वल चांसेस होते हैं किसी भी चीज़ को ऑब्टेन करने के। यानी मैं अगर एक कॉइन लूँ और जैसे हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकते हैं या तो टेल आ सकते हैं, दोनों के 50-50% चांस होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इक्वली लाइक इवेंट्स। और इसी तरह रोलिंग एट फेयर डाइस, यानी एक मैं डाइस लूँ, डाइस कितनी 6 साइडेड होती है, हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, यानी 6 अगर नंबर्स हैं टोटल नंबर 6 हैं तो उसमें से किसी भी नंबर के आने की, जैसे मैं बोल दूँ 6 नंबर हैं उसमें से एक नंबर 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे ना भाई 1/6, यानी 6 में से एक नंबर एक बार आ सकता है वो। तो इस इवेंट्स को हम कहते हैं, यानी इक्वल कैसे हुआ, तो बाकी दूसरा जो नंबर होगा उसकी 1/6, तीसरा होगा उसकी 1/7, यानी सबकी बराबर प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह अनबायस, अच्छा अनबायस कॉइन है, एक बायस कॉइन होता है, क्वेश्चन में आपको बोलेगा, अगर बायस कॉइन बोलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी देगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की देगा आपको कि इतनी है। अनबायस, जब वो बोल दे अनबायस तो इसका मतलब है कि हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होगी वो 1/2 होगी,
और वाई भी 1/2 होगी, टेल भी, यानी सॉरी, टेल भी 1/2 ही होगी, दोनों 1/2 होंगी। यानी अगर आपके पास दो ऑप्शन हैं तो एक ऑप्शन की 50%, एक ऑप्शन की 50%। उसी तरह अब आ जाए हम डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? इफ़ आउटकम ऑफ वन इवेंट अफेक्ट्स द आउटकम ऑफ द सेकंड। यानी अगर मैं फ़र्ज़ करें, एक मैं बैग ले लेता हूँ यहाँ पे, उसके अंदर मैंने रेड बॉल, 2 रेड बॉल, 3 रेड बॉल, और अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 रेड बॉल लूँ, तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ रेड बॉल की, अगर मैं पहले दाम पे रेड बॉल निकाल रहा हूँ, यानी अगर मैं पहली दाम पे रेड बॉल निकाल रहा हूँ, तो बताओ कि मुझे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं अभी ये बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी आपके पास जो होती है वो होती है नंबर ऑफ टोटल, जो नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं आपके पास, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस जो होते हैं, और उसमें से आपको जितने निकालने हैं, जिसको निकालना है उसके कितने ऑप्शन हैं। सही है, सही है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अगर मैं निकालने का बोलूँ आपको, तो वो कैसे निकलेगी? अब नंबर टोटल ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, कितनी बॉल हैं, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जितने 7 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब जो रेड बॉल्स जितनी है हमारे पास, यानी 1 2 3, तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हमने फ़र्ज़ करें कि हमने रेड निकाल ली, सही है। अब मैं आपको बोलूँ कि मुझे ब्लू बॉल निकाल के दिखाओ, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब अगर हम अगर एक वक्त के लिए हम भूल जाएं कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नहीं थी, हमने पहले रेड बॉल नहीं निकाली, हम डायरेक्ट ब्लू बॉल निकाल लें, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होती? टोटल बॉल्स 7 थी, ब्लू बॉल कितनी है? 4। तो ये हमारी ब्लू की प्रोबेबिलिटी होती है अगर हम फर्स्ट ट्राई में निकाल रहे होते, सबसे पहले निकाल रहे होते। लेकिन अगर हम दूसरी बारी में निकाल लें, तो अब क्या होगी ब्लू की प्रोबेबिलिटी? अब जो होगी, अब ब्लू की टोटल बॉल्स कितनी हो गई? अब एक जब रेड निकल जाएगी, फर्ज करो ये एक रेड निकल गई, टोटल बॉल्स कितनी रह गई? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉल्स। और ब्लू कितनी रहेंगी, क्योंकि ब्लू अभी निकली नहीं है, तो 4/6। यानी कि मैंने जब रेड दूसरी बार पिक करने गया तो प्रोबेबिलिटी कम हो गई। तो ये होते हैं डिपेंडेंट इवेंट, यानी कि ये दो अगर इवेंट हैं, इसको मैं एक इवेंट दे दूँ, ब्लू निकालने को एक इवेंट दे दूँ, रेड निकालने को एक इवेंट दे दूँ, तो ये दोनों डिपेंडेंट कैसे हैं कि अगर मैं रेड की प्रोबेबिलिटी करूँगा तो खुद ही ब खुद ब्लू की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ रेड बॉल निकाली तो खुद ही ब खुद ब्लू की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, क्योंकि टोटल बॉल्स कम हो गई। इसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं डज नॉट इफेक्ट। जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल दी थी ना आपको, डाई और कॉइन की, कि अगर एक जगह मैं कॉइन फ्लिप कर रहा हूँ, एक जगह मैं डाई क्या नाम है फेंक रहा हूँ, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का कोई मसला तो ना होगा। अगर मैं टॉस कर रहा हूँ एक जगह, तो उससे डाई पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। वो तो मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये इवेंट्स सिर्फ आपको पढ़ने हैं, कोई आपको याद नहीं करने। एग्जॉस्टेड इवेंट्स क्या होते हैं? देखिए, एक अगर सेट है, ये मेन सेट है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है मेन सेट, और उसके अगर दो सबसेट हैं ए और बी। अब अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं और वो अगर मेन सेट के बराबर आ जाए, तो उसको कहते हैं हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सही है। अब होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट जो कि हैप्पन ही नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसको कहते हैं
इम्पॉसिबल इवेंट। अब सिंपल इवेंट, एन इवेंट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी कोई भी इवेंट, इवेंट को मैं सबसेट भी कह सकता हूँ। तो एक अगर मेन सेट है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, और अगर एक जगह मैं इसको एक इवेंट नाम दे दूँ, इवेंट ए, और उसका अगर मैं सेट बनाऊँ और अगर उसके अंदर एक एलिमेंट ही है तो वो सिंपल इवेंट होगा। अब कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं? यूनियन ऑफ सिंपल इवेंट्स, सिंपल सेट्स, यानी मैं बहुत सारे सेट, जैसे मैंने यहाँ पे ए सेट था, अगर फर्स्ट को मैं यहाँ बी सेट बना था और उसके अंदर मैं 5 डाल देता, और मैं फिर सी बना था, उसके अंदर मैं 6 डाल देता, 4 डाल देता, 3 डाल देता, उसी तरह मैं डी बना था, उसके अंदर मैं 2 डाल देता, 1 डाल देता, और इन दोनों का, इन तीनों का, इन चारों का, बल्कि जब मैं यूनियन लेता, यानी इन चारों का मैं यूनियन लेता, तो और अगर मेरे पास वही मेन सेट ही बन रहा होता, उसको हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पढ़ाया, वही अब मैं बता रहा हूँ आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। यानी हमारे पास, मैं अगर बोलूँ कि एक सेट दिया हुआ है मैंने, उसके अंदर 6 नंबर्स हैं, मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 4 कब आ, कितनी बार आ सकता है मेरे पास, 4 की क्या चांसेस है 4 आने की। तो कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ टोटल, यानी तुम्हारे पास जितने ऑप्शन हैं टोटल, जैसे मेरे पास यहाँ 6 नंबर से 6 ऑप्शन है मेरे पास, कि 6 आ सकते हैं मेरे पास चीज़ें, वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। और जो चीज़ आपने निकालनी है, जो चीज़ की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके कितने ऑप्शन हैं, यानी 4 कितनी बार है, एक बार है तो एक ही बार आएगा, तो 4 एक ही बार था 1, और नंबर ऑफ टोटल ऑप्शन 6 थे, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 आई, उसी तरह 6 की प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा? इक्वल इवेंट बन जाएगा। इक्वल इवेंट क्या आते? जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो। अब आते हैं हम ये कुछ क्वेश्चन पे। अ बैग कंटेन्स रेड, येलो एंड अ ब्लू मार्बल, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल? अब एक बॉक्स है मेरे पास, उसके अंदर एक रेड बॉल है, मार्बल है, एक येलो मार्बल है, और एक ब्लू मार्बल है। अब मैं बोलूँ कि मुझे भाई प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्या नाम है, किसकी प्रोबेबिलिटी, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कैसे करेंगे? वही टोटल ऑप्शंस कितने हैं, यानी टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 1 2 3 बॉल्स हैं, 3 आ गया। अब जो हमने निकालनी है, यानी रेड मार्बल निकालनी है, उसके कितने ऑप्शन हैं हमारे पास, एक ही है रेड मार्बल यहाँ पे, तो एक ही बार आ गया, तो 1/3 आ गए, सिंपल। इसी तरीके से वो बोल रहा है बैग कंटेन्स 2 वाइट मार्बल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ओ वाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 ब्लैक बॉल्स? अब फर्स्ट करने हमारे पास ये 2 ब्लैक बॉल हैं, 2 वाइट बॉल हैं, वो बोल रहा है। अब इसमें वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या करा, पहले हमने एक एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है क्या। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स करा हमने, कितनी थी हमारे पास, 1 2 3 4 बॉल्स थी। ब्लैक बॉल कितनी थी? ब्लैक बॉल के कितने ऑप्शन हैं हमारे पास, 2 ऑप्शन हैं, 2 ब्लैक बॉल हैं, तो 2/4 का, यानी एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/2 है। तो 2 की कितनी होगी, 1/2 इंटू 1/2, 1/4 हो गई। सही है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यही है। अच्छा, वो बोल रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। अब इस एटलीस्ट का मतलब देख लें। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कम से कम एक बार हेड आना चाहिए, उससे ज़्यादा भी आ सकता है लेकिन उससे कम नहीं आ सकता, यानी एक हेड से कम हेड नहीं आ सकता, उससे ज़्यादा भले आ जाए। यानी उसे 2 कॉइन फ्लिप करें, एक कॉइन ये रहा, एक कॉइन ये रहा,
ऊपर हेड है नीचे टेल है, ऊपर हेड है नीचे टेल है। अब मैं इनको दोनों को टॉस कर रहा हूँ। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट वन हेड आए। अब सबसे पहले मैंने अपने ऑप्शंस बना लिए किस किस तरीक़ों से हेड आ सकता है। सबसे पहले आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कि एटलीस्ट वन हेड। एक हेड कैसे आ सकता है? पहला कॉइन का हेड आ जाए, दूसरे कॉइन से टेल आ जाए। ये आपको ऑप्शंस कुछ सुनने जैसे आप परमुटेशन में सोच रहे थे ना, उसी तरीके से आपको भी ऑप्शन सोचने हैं। हेड आ जाए, दूसरे कॉइन से टेल आ जाए। फिर क्या हो सकता है? या तो भाई पहले कॉइन से टेल आ जाए, दूसरे कॉइन से हेड आ जाए। अब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई कि एटलीस्ट वन हेड। ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। अब हम उससे आगे गए भाई, कि उससे आगे भी तो जा सकते हैं ना। उसने कम से कम एक हेड बोला था, दो हेड भी तो हो सकते हैं, दो कॉइन्स है दो। अब दो कॉइन्स की निकाली। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी। हमसे उसने प्रोबेबिलिटी मांगी भी है कि दो कॉइन्स एटलीस्ट वन हेड की। हमने पहले हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली और सबसे पहले हमने क्या करा, हमने जो कॉइन था ना, दो कॉइन्स थे, हमने हर कॉइन से हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। यानी अगर दो एक कॉइन पे एक कॉइन है, उसमें दो चीज़ आ सकती हैं, यानी हेड या टेल। यानी हमारे पास दो ऑप्शन है टोटल। और उसमें हेड कितनी बार आ सकता है? भाई हेड कितनी बार है? या तो हेड एक बार है या तो टेल है। यानी एक बार हेड है तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2। तो उसी तरह टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2। अब दूसरे कॉइन में भी यही चीज़ होगी, सेम होगी, 1/2 1/2। अब आपने कुछ नहीं करना। अब आपने कुछ नहीं करना। आपने हेड की जगह हेड की प्रोबेबिलिटी डालनी है, टेल की जगह टेल की डालनी है, टेल की जगह टेल की, हेड की जगह हेड की, हेड की जगह हेड की, हेड की जगह हेड की। सिंपल। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/2। अब सब में सेम ही प्रोबेबिलिटी है, सब में 1/2 ही आएगा। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर हेड की प्रोबेबिलिटी डाली, फिर हेड टेल की प्रोबेबिलिटी डाली, फिर हेड की प्रोबेबिलिटी डाली, फिर हेड की प्रोबेबिलिटी डाली, फिर हेड की प्रोबेबिलिटी डाली। इन सब को ऐड कर दिया हमने, क्योंकि डिफरेंट ऑप्शंस को हमेशा ऐड करते हैं। और जो मेन हमारे पास चीज़, एक ऑप्शन के अंदर जो चीज़ हो रही होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हमारे पास तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शंस को ऐड करेंगे उस, और हर एक ऑप्शंस के अंदर जो चीज़ हो रही है, ऐसे हेड और टेल है, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह हमने ये करा, सबको ऐड करा, हमारे पास ऑप्शन आंसर आ गया 3/4। अब ये वेन डायग्राम को यूज़ करना है हमें, और टी डायग्राम को। टी डायग्राम आपको मैं प्रोबेबिलिटी में पढ़ा चुका हूँ, वेन डायग्राम मैंने आपको ऊपर पढ़ाई। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन फर्स्ट कॉइन। ए को अब एक इवेंट देना है, और वो इवेंट क्या होगा कि गेटिंग टेल ऑन फर्स्ट कॉइन, यानी एक कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, उसमें पहले ही दाम पे टेल आ रहा है, उस इवेंट को ए कहेंगे। और बी इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन द सेकेंड कॉइन। अब यानी बी वो इवेंट है जिसमें टेल जो है वो सेकेंड कॉइन पे आ रहा है, जब दो कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं। यानी हम दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं और उसने दो इवेंट्स बना दिए, एक ए इवेंट एक बी इवेंट। ए इवेंट वो है कि पहले कॉइन पे ही टेल आ रहा है। बी इवेंट वो है कि दूसरे कॉइन पे टेल आएगा। यानी ए इवेंट पे अगर पहले कॉइन पे टेल आ रहा है, तो इवेंट ए के अंदर पहले इवेंट पे अगर टेल है, पहले कॉइन पे अगर टेल है, तो दूसरे कॉइन पे कुछ भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है और दूसरा टेल भी हो सकता है। उसी तरह बी वाले इवेंट के अंदर अगर दूसरे कॉइन पे टेल है, तो पहले इवेंट पे हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। सही है। तो अब उसका हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी, अब हमने क्या करा, हमने वेन डायग्राम बनाई। हमारे पास एक सेट था, हमारे पास एक बी सेट था। ए सेट में हमारे पास टेल, पहले कॉइन पे टेल होना चाहिए, दूसरे कॉइन पे कुछ भी होना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको कि मैंने ये टेल और टेल इंटरसेक्शन में क्यों लिखा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले कॉइन पे टेल होना चाहिए, ये इवेंट ए है, यानी ये तो मस्ट है कि पहले इवेंट पे टेल हो। दूसरे कॉइन पे कुछ भी हो सकता है। दूसरे कॉइन अगर हेड लेते हैं हम पहले, तो वो इवेंट ए बन गया। अब बी इवेंट पे अगर जाएँ तो उसने बोला है दूसरे कॉइन पे टेल होना चाहिए, पहले कॉइन पे कुछ भी होना चाहिए। यानी पहले कॉइन पे
हेड भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे भाई ये टेल टेल इंटरसेक्शन में क्यों आया। अब ए के अंदर पहले कॉइन पे टेल हो सकता था और दूसरे कॉइन पे भी तो टेल हो सकता था। उसने वो ये बोला है ना भाई कि ए इवेंट के अंदर पहले कॉइन पे टेल होना चाहिए, दूसरे इवेंट पे कुछ भी हो सकता है, तो हेड भी हो सकता है तो टेल भी तो हो सकता है। उसी तरह उसने बोला था बी इवेंट के ऊपर पहले दूसरे कॉइन पे टेल होगा, तो पहले इवेंट पे टेल भी तो हो सकता है। तो अब जब टेल ए के अंदर भी टेल टेल ए के अंदर भी है, टेल टेल बी के अंदर भी है, तो वो कॉमन नहीं हो जाएगा। तो वो इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। यानी हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो ए में भी हो रहा हो जो बी में भी हो रहा हो, वो क्या है, टेल और टेल। अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉइन के अंदर अगर वो अनबायस कॉइन है तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 होगी और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। ये आप याद कर लें। टेल 1/2 इंटू 1/2 1/4 हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे। ए यूनियन बी के अंदर हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ ले लेंगे, यानी ए की भी और बी की भी, और उनके बीच में जो आ रहा है वो भी। तो टेल हेड प्लस हेड टेल प्लस टेल टेल, उन सब की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। इसकी अलग निकाली, इसकी अलग निकाली, इसकी अलग निकाली, उन तीनों को ऐड कर लिया। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3/4। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। 40% of the students at local college belong to a club and 50% work part-time. 5% of the students work part-time and belong to the club. Find the probability that a student belongs to a club and works part-time. That a student belongs to a club or works part-time. अच्छा, अभी हम ऐसा करते हैं, इसको हम यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप ये पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।